बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाक भारत ताल्लुकात में एक बार फिर से भारतीय रवैये की वैसे कशीदगी पैदा हुई है, उसका जायज़ा लेंगे। बिलखुसूस जो भारतीय आर्मी चीफ़ का रवैया है और उनकी वजारत ख़ारजा का रवैया है उसको हाईलाइट करेंगे और इससे पीछे कनेक्ट करेंगे हम उस मामले से जिसका सहारा लेने की बज़ाहिर कोशिश कर रही है मोदी सरकार। वो है राफेल तैयारों की डील जो गले की हड्डी बन गई है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी उनसे पब्लिकली इस्तीफ़ा लेने की मुतालबा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फ्रांसीसी साबिक सदर ने उन्हें चोर कहा है, जो हमारे देश का चौकीदार है वो खुद चोर निकला है। तो ये क्या मामला है, इस पर तफसील से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ये कि पाकिस्तान भारतीय रिवायती हटदर्मी का कैसे जवाब दे सकता है और कैसे जवाब दिया जाना चाहिए। साथ में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से एक और मुश्किल का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो डॉन लीक्स के बाद सहाफ़ी सिरल अलमैदा ने उनका एक इंटरव्यू अपने कॉलम में छापा था 12 मई को, उसमें कुछ मुतनाज़े इक़्तिसाबात थे, उनको बुनियाद बनाते हुए अज़हर सदीक़ एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में शामी साहब एक दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त में चौथी या पाँचवीं समाअत थी। तो आज नवाज शरीफ साहब को भी 8 अक्टूबर को तलब किया गया है। सहाफ़ी सिरल अलमैदा का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। यही नहीं बल्कि उनका नाम ECL पर डालने का हुक्म भी लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया। कौन इस बेंच के सरबराह कौन है? अली अकबर नकवी साहब जो हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जी। जस्टिस अली अकबर नहीं, मुज़ाहिर अली अकबर अली अकबर नकवी साहब जी जी। और 3 रुकनी ये बेंच है। बहरहाल इस पे बात करेंगे। और साथ में ये जो जाली बैंक अकाउंट्स का मामला है जी जी, मोहताज तारुफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो शोहरत सब अच्छी तरह जानते हैं जी जी। अच्छा, जाली बैंक अकाउंट्स का केस का जिक्र करेंगे। 334 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो सकते हैं, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। और ओमनी ग्रुप की 47 कंपनियां हैं। ये सारा मामला है क्या, कहाँ तक ये केस पहुंचा है, JIT रिपोर्ट में क्या दर्ज है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, ये भी आपके सामने लेके आएंगे। और फिर बल्दियाती निज़ाम का कुछ जिक्र, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के दौरे पर थे, उनका 2 दिन में इसको फाइनल करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की आज एक बड़ी तवील तकरीर जारी है इस वक्त भी कौमी असम्बली के इजलास में। वो क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, उस पर भी कुछ तबसरा आज ही के प्रोग्राम में शामिल। वो जो बजट है ना जी, उसके खिलाफ भी बोले, उस पर बहस का आगाज हुआ है। हाँ जी, उस सिलसिले में जो रवायत है पार्लिमानी, अपोजिशन लीडर उसमें पहली तकरीर करता है जी, वो काफ़ी तकरीर उनकी अभी जारी है। बहरहाल सबसे पहले सर, हम पाक भारत कशीदगी से भी पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि जो राफेल तैयारे जो फ्रांस से लेने थे भारत ने, जो डील करनी थी उन्होंने, वो कहानी है क्या? क्योंकि राहुल गांधी क्या कहते हैं, ज़रा मैं पहले आपको सुना देता हूँ, देखिए। ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया और इसमें हकीकत कुछ यूँ नज़र आती है कि जो रिलायंस ग्रुप है अंबानी साहब का, ये तकरीबन दिवालिया हो चुका था। इस डील की वजह से वो पाँव पे खड़ा हुआ। और उससे पहले जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नाम दिवालिया तो नहीं हो चुका था, उनकी एक कंपनी को सेटबैक हुआ था, हाँ, जो टेलीकॉम में डील करती है। अच्छा, ये सुनिए ना कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नामी जो उनकी सरकारी कंपनी है जिसके जरिए ये डील होनी थी, बुनियादी तौर पर ये काम उसका था। और इस डील के फाइनल होने से 2 हफ्ते पहले तक जो भारतीय मीडिया कहता है कि ये बात तयशुदा थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से डील करेगी। असल में अब आप बताइए, हिंदुस्तान की एक सरकारी अदारा है, को 78 साल हो गए उसको कायम हुए। मैं पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले उसकी बुनियाद रखी गई थी जी। वो जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो तैयार करता है जी। जिस तरह मेरा ख्याल हमारे यहाँ टेक्सला है, हैवी मशीनरी वाला कॉम्प्लेक्स है, तो वो ख्याल ये था। अब ये इसका एक पस मंज़र है ना कि ये तैयारे जो है, असल में एक तो पहले उससे बात शुरू करते हैं, ये अलिफ लैला की एक कहानी है। और हाँ, ये तैयारे जो है, ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो हिंदुस्तानी सियासत है वो किसी न किसी स्कैंडल का शिकार होती है। बोफोर्स स्कैंडल जो है, जो स्वीडन से इंडिया ने तोपें खरीदी थी, उस वक्त राजीव गांधी जो थे वो वजीर आजम थे। और फिर ये बाद में ये बात मंजर आम पर आई कि वो जो डील है उसमें बड़ी किक बैक्स दी गई हैं इंडिया के पॉलिटिशियंस को, और राजीव गांधी के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। और उसमें बड़े इंकशाफात हुए, बड़े स्वीडन के अखबारात भी, फिर इंडिया के अखबारात भी, बड़ी बड़ी उसके अंदर यानी बातें सामने आई। कोई $600 मिलियन के करीब किकबैक्स थी वो। अच्छा, अब इसी में जो राजीव गांधी जो है ना,
उसी की वजह से इलेक्शन हारे और फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे और इसलिए वो स्कैंडल जो था दब गया तकरीबन। वो मतलब वो अपने असरात उनको शिकस्त दे के मिट्टी खराब करके ये दरिया उतर गया, फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आज तक वो बोफोर्स स्कैंडल जो है वो उनका पीछा करता है। अब ये जो राफेल तैयारा है, ये एक लड़ाका तैयारा है, फ्रांस तैयार करता है इसको, उसकी कंपनी। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखिए जमहूरियत चलती कैसे है कि ये 17 साल पहले भारतीय हुकूमत ने और दिफा के महकमे ने और फौज ने ये फैसला किया कि भाई हमारे पास लड़ाका तैयारे जो हैं वो जदीद होने चाहिए। कमी है उनकी कमी है, उनको रिप्लेस 2001 में या 2001 में ये बातचीत शुरू हुई। अब उसके बाद शुरू होती फिर कोई एक मशवरा, कभी दूसरा मशवरा, 2007 में फिर उसका उन्होंने एक कोटेशंस मांगी उसकी और उसमें फिर 6 कंपनियां जो है ना वो उसके अंदर आई बिडिंग में। एक तो लॉकहीड है, लॉकहीड मार्टिन, ये F-16 बनाती है अमेरिका की। इसी तरह बोइंग है जो F/A-18 ये तैयारे बनाते हैं। इसी तरह यूरो फाइटर टाइफोन है। फिर रूस के मिग तैयारे हैं, वो उनके पास हैं भी ऑलरेडी, और स्वीडन के ग्राइपन हैं और फ्रांस के राफेल हैं। अच्छा, अब ये जो 6 कंपनियां हैं इन्होंने उसमें उनको कोटेशन से टेंडर दे दिए और एयरफोर्स ने और फिर महकमा दिफा ने बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस के जरिए फैसला किया कि ये जो राफेल तैयारे हैं ना ये बेहतर है, ये सबसे बेहतर है और ये ज़रा हल्के भी हैं और फाइटर भी अच्छे हैं और जदीद मामला, और उसको उन्होंने ख़रीदने का फैसला किया। अब 2012 में ये फ्रांस की कंपनी जो है डिसॉल्ट उसने ये अब उनका आज वीडियो बयान भी एक आया हुआ है जो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो ट्विटर हैंडल है सोशल मीडिया का, उसके जरिए उन्होंने वो बयान डिसॉल्ट का भी जारी किया हुआ है, जिसमें वो कह रही है डिसॉल्ट कंपनी के जो तर्जुमान है कि ये वाकयातन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है उसके जरिए ही डील होनी थी और 2 हफ्ते पहले तब्दीली इसमें बताता हूँ अब आपको उसको। अब इसमें हो गया ये कि इसमें बड़ी फिर इसके अंदर बातचीत शुरू हो गई, फिर 3-4 साल लग गए। 2001 से शुरू हुआ प्रोसेस। 2012 के बाद कि इसके अंदर कैसे तब्दीली होनी चाहिए, कैसे बनने चाहिए। अब ये जो 126 तैयारे जो थे ना वो इंडिया ने हासिल करने थे टोटल इस डील के तहत। अब इसमें हुआ ये कि 18 तैयारे तो बिल्कुल उड़ते हुए खरीदे जाएंगे और बाकी जो है ये इंडिया में असेंबल होंगे। ठीक। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। अरे डील तो बड़ी मजबूत है। इंडिया जो है उसकी ये कोशिश होती है कि जब भी कोई बड़ी डील हो, और ये बहुत बड़ी डील थी इंडिया की तारीख की, 30,000 करोड़ की डील थी, ठीक है ना। अब ये जो है 18 तैयारे आने थे और बाकी वहीं असेंबल होने थे, 108 बाकी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की बहुत बड़ी डील थी। अब फिर इसमें बातचीत शुरू हुई। अब फ्रांस में भी इलेक्शन शुरू हो गए, आ गए सर पे, इंडिया में भी आ गए, वो बातें मौखर हो गई। अच्छा, फिर इसमें कीमत पे झगड़ा पड़ गया और इंडिया उसमें कम कीमत करवाना चाहता था। ये फिर होते होते इंडिया ने ये सोचा कि 126 से कि उनका जो बजट था वो भी इजाजत नहीं दे रहा था जी। 126 से तादाद कम होकर 36 हो गई कि 36 जो है वो तैयारे खरीदेंगे। अब मोदी साहब आए तो मोदी साहब जो थे वो पहुंचे जनाब फ्रांस जी 2015 में। हाँ जी। अब ये तैयारे जो हैं अब फिर वही मामला, ये नेगोशिएशन चल रही हैं, फलां नुक्ता उसके अंदर ये इक्विपमेंट, क्योंकि ये जो हर तैयारा जब बेचा जाता है ना किसी भी मुल्क को, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो उसके अंदर कुछ ना कुछ असेंबल करवाया जाता है, डिमांड दी जाती है कि ये हमें रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से अपनी उनकी फौजी ज़रूरियात है, ऐसा ही है, जब माहौल अपना है जी। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखिए कि उन्होंने 2 दस्तखत कर दिए
اب دستخط تو کر دیے تو 36 طیارے خریدے ہیں، لیکن مودی صاحب نے ایک اس کے اندر ایک اور بات طے کر دی. وہ کیا؟ طیارے 2017 میں $78.80 تھی پچھلے جمعے کو. روپیہ 133 روپے 50 پیسے فی ڈالر تھا اور روپیہ 125 روپے فی ڈالر آج ہے. روپے کی قدر میں کمی اور بین الاقوامی منڈی میں اضافہ جو انرجی کی قیمتوں میں ہوا ہے اس کو اگر آپ جوڑ لیں تو دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 15 ماہ کے اندر. ہم نے اضافہ جو کیا ہے وہ پوری اوگرا کی ڈٹرمنیشن کے مطابق بھی نہیں کیا. وہ تو کہہ رہے تھے 46% کرو، ہم نے تو صرف 30% اضافہ کیا ہے. اور اس کے اندر بھی جو غریب ترین ہے اس کو صرف غریب ترین سے میں دوبارہ اس کو بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو نیٹ ورک کے اوپر لوگ کنیکٹڈ ہیں اس میں جو چھوٹے صارفین ہیں اس کا 10% ہوا ہے، لیکن غریب ترین شخص کے گھر پہ بجلی کی میٹر نہیں لگا ہوا. وہ جا کے ایل پی جی کی بوتل خریدتا ہے. اس کی بوتل کی قیمت جو آ رہی تھی گیس کی، ایل پی جی کی جو گیس کی وہ کنٹینر خریدتا ہے، بوتل خریدتا ہے، اس کے اوپر سلنڈر خریدتا ہے. اس سلنڈر کے اوپر 30% ٹیکس لگا ہوا تھا. یہ ہم نے نہیں لگایا تھا، یہ جو پچھلی حکومت تھی وہ لگا کے گئی ہوئی تھی. 30% ٹیکس ہم نے پہلی سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر اس کو 30% کو کم کر کے 10% کر دیا. ہم نے غریب ترین کے اوپر بوجھ کم کیا ہے. فرٹیلائزر پرائسز کی بات کی گئی. فرٹیلائزر پرائسز کی سی سی آئی کا فیصلہ دیکھ لیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو گیس کی پرائس بڑھائی جائے گی اس کا اثر ہم نے کسان کے اوپر نہیں آنے دینا. یہ ڈاکیومنٹڈ منٹ ہے، چاہے اس کے اندر ہمیں سبسڈی دینی پڑے. 6 سے 7 ارب روپے کی سبسڈی کی منظوری ہم آلریڈی دے چکے ہیں یوریا کے اوپر. جو پاکستان میں جو کھاد کی کمپنیاں بند پڑی تھیں جن کو گیس نہیں مل رہی تھی ان کو گیس تو دی گئی ہے، اور جو 1 لاکھ ٹن وہاں سے امپورٹ کی جائے گی اس کے اوپر 6 سے 7 ارب روپے کی سبسڈی بنے گی جو وفاقی حکومت دے گی. یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن کسان کے ساتھ اس خریف میں ہوا کیا، ذرا اس کا بھی تو ذکر کر لیں کہ وہ یوریا جو پاکستان کے اندر موجود تھی اور 6,35,000 ٹن یوریا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور جس وقت خریف آیا تو ملک کے اندر یوریا کی کمی ہوئی تھی اور جو بوری کھاد کی 1250 روپے کی مل رہی تھی وہ 1750 روپے پہ پہنچ گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جناب بات کی گئی کہ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھ جائے گی تو ایکسپورٹر مقابلہ کیسے کرے گا. اس کی ایکسپورٹر کی مقابلہ کرنے کی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لیڈر آف اپوزیشن نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو ہم 3 سے 4 سال کرتے رہے کہ یہ جو کشکول ہم توڑنا چاہتے ہیں، یہ جو ہم بین الاقوامی ملکوں کے سامنے جا کے پیسہ مانگتے ہیں، ساری حکومتیں مانگتی نہیں ہیں. پچھلے 5 سال میں جتنا پیسہ لیا گیا، غیر ملکی قرضہ لیا گیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، لیکن مانگتے تو سب رہے ہیں. یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ ختم اس وقت ہوگا جس وقت آپ کا ایکسپورٹر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. ہم 4 سال تک یہ مطالبے کرتے رہے لیکن نہیں مانا گیا. مجھے لگتا ہے یہ بائی دی وے صرف یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے، مجھے اور بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے. میں آخر میں فورن پالیسی کے اوپر بھی جو ذکر کیا گیا ہے اس پہ بھی بات کروں گا. بہت سارے پوائنٹس میں مجھے یہ لگا کہ اگر لیڈر آف اپوزیشن آج کے جو ہیں وہ کل کے فائنانس منسٹر ہوتے تو شاید پاکستان کی معیشت نے جو آج مشکلات دیکھی ہیں وہ شاید نہ دیکھنی پڑتی. ہم نے گیس کی قیمتیں اس کے باوجود جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اوگرا نے کہا 154 ارب روپے کا خسارہ گیس کے سسٹم کے اندر. ہمیں یہ کہا گیا 46% قیمتیں بڑھاؤ. پنجاب کی ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے، کیونکہ باقی چھوٹے صوبوں کے پاس تو ڈومیسٹک گیس اویلیبل تھی، ان کو سستی گیس مل رہی تھی. پنجاب کا جو ایکسپورٹر ہے اس کو ایل این جی 72% دی جا رہی تھی. اس کی گیس کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ لوہے کے دام بک رہی ہے. 5 لاکھ مزدور بیکار ہو گیا. ہم نے 44 ارب روپے کی گیس کی قیمت میں کمی کی ہے اس ایکسپورٹر کے لیے. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ آپشنز ضرور اویلیبل ہوں گے، یہ جو اخراجات بڑھ رہے ہیں، لیکن کاش بجلی کے نظام کے اندر وہ آپشن جو ہیں پچھلے 5 سال کے اندر بھی ان کو استعمال کیا جاتا. جناب اسپیکر،
میں جیسے کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں پہ مجھے ایسا لگا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کو کسی نے بتایا ہے اور اعداد و شمار ان کو کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یقیناً جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ میں وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر خزانہ اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 154 ارب روپے کا خسارہ ہماری حکومت نے نہیں دیا بلکہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ غریبوں پر ہماری حکومت نہیں ڈال رہی. ویلکم بیک جی. لیڈر آف دی اپوزیشن کی طویل تقریر کے بعد اب جواب دے رہے ہیں وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, اس پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ موضوع چھیڑ رکھا تھا کہ انڈیا میں جو رافیل طیاروں کا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس میں وہ کیسے مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. شامی صاحب اس کا ایک پرسپیکٹیو اور ہسٹری بتا رہے تھے. شامی صاحب آپ کنکلوڈ کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب 36 طیارے خریدنے کا اینڈ پہ یہ اتفاق ہوا کہ یہ کرنا ہے, اب اس میں انہوں نے ایک اور اس میں ایک نقطہ پیدا کیا. وہ کیا؟ مودی سرکار نے. مودی سرکار 36 والا معاملہ تو کانگریس کر گئی تھی. جو معاہدہ جو ہوا, معاہدہ یہ ہوا کہ جو رقم ہے نا, آدھی رقم تقریباً یعنی $8.5 ارب کا یہ سودا بنتا ہے. تو اس میں سے جو آدھے پیسے ہیں نا وہ یہ فرانس کی کمپنی انڈیا کے ڈیفنس سسٹم میں انویسٹ کرے گی. ٹھیک, اچھا. انڈیا کے اندر وہ ایک سرمایہ کاری کرے گی. ڈسالٹ نامی کمپنی. ہاں جی. اس ڈیل کے عوض آدھے پیسوں کی سرمایہ کاری انڈین دفاعی نظام میں کرے گی. اچھا ٹھیک. اور وہ ایک جوائنٹ وینچر ہوگا اس کا. تو اس طریقے سے یعنی وہ اس کمپنی نے, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جی, مارکیٹ ہے, بڑا کلائنٹ ہے اور اس کی ادارے کے ضروریات بھی بہت ہے ڈیفنس کی. تو اس نے اس لیے کہ یہ ایک مستقبل میں جو اس کو نفع ہو سکتا تھا اس کا, تو اس پہ تیار ہو گئی. اب یہ جو پیسے تو تھے یہ انویسٹ ہونے تھے جو انڈیا کا ایک سرکاری ادارہ ہے, ہندوستان ایروناٹکس. ہندوستان ایروناٹکس ہال کہتے ہیں. جی 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 جی. اب یہ جب لیکن ہوا کیا, جب مودی صاحب وہاں پہنچے اور پھر یہ ڈیل ہوئی تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک پرائیویٹ ادارہ بنایا گیا ہے کمپنی. وہ جو انیل امبانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمپنی بنائی, ریلائنس ڈیفنس. وہ اس کمپنی جو تھی وہ کہتے ہیں پہلے, اب اس کی بھی کہانی الگ اور ہے کہ وہ کہتے ہیں نئی کمپنی بنی, مگر وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ایک پرانی کمپنی خریدی تھی اور اس کمپنی کا نام بدلا. لیکن بہرحال وہ گویا وہ جو جوائنٹ وینچر ہوگا یہ ان امبانی صاحب کے ساتھ ہوگا. اچھا, اب یہ جو فیملی ہے ہندوستان کی یہ بہت بڑی فیملی ہے, بزنس مین فیملی. اور یہ جو اس کے بڑے بھائی ہیں انیل کے, مکیش, ان کے والد جب رخصت ہوئے دنیا سے تو پھر ان کا حصہ 2 حصے ہو گئے. اب مکیش جو ہیں وہ نمبر 1 ہے اس وقت, انڈیا کے امیر ترین آدمی ہے پہلے نمبر, اور ان کا نمبر کو آتا ہے 45. ان کی ایک کمپنی ہے جس کو سیٹ بیک ہوا, وہ جو ٹیلی کام میں, اور وہ کمپنی خرید لی ان کے بھائی نے. اچھا, اب یہ جو امبانی صاحب ہیں انہوں نے, اب یہ جو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیسے ہو گیا اور یہ کہاں سے آ گئی, تو اس پر پھر وہاں ہنگامہ شروع ہوا. اور راہول صاحب نے بھی اس پہ سوال اٹھانے شروع کیے. مدعا ہی انہوں نے اٹھایا نا, اور پھر اس پہ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو امبانی ہے نا, دیکھیے جو جمہوریت ہے نا وہ سرمایہ کے بغیر نہیں چلتی اور سرمایہ داروں کے بغیر بھی نہیں چلتی جہاں بھی آپ جائیں. یہ امبانی جو ہیں یہ بہت قریب ہیں مودی صاحب کی, اور مودی صاحب کی سالگرہ پر ایک موقع پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا تھا جس میں ان کو کہا تھا کہ یہ لیڈروں کے لیڈر ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو ان کے اب یہ ان کے ساتھ گئے, کہنا تو تھا انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ گئے اور یہ معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا. اب ہوا یہ, پہلی بات تو یہ کہ کانگریس کہہ رہی تھی کہ اس قیمت بتائیے کہ آپ نے قیمت کتنے میں خریدا ہے, تو وہ اس کو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ خفیہ بات ہے, پبلک نہیں کی جا سکتی, پبلک نہیں کی جا سکتی. اب اس پر وہ الزام لگا رہے ہیں, مگر وہ جو قیمت دے رہے کانگریس والے وہ قیمت بہت کم معلوم ہوتی. دیکھیے مصر نے یہ طیارے خریدے
एक तैयारा 246 मिलियन डॉलर में, और इसके बाद कतर ने खरीदे 24 तैयारे, तो उसमें से 292 मिलियन डॉलर पर एक तैयारा। अब कहा जाता है कि जो इंडिया ने खरीदे हैं ना, वो 244 मिलियन डॉलर पे खरीदा एक तैयारा, और कांग्रेस कह रही है कि ये तो बड़ी कम कीमत है इसकी, वो 80-85 मिलियन डॉलर की बात कर रही, जो नाकाबिले यकीन बात। ठीक है। अच्छा, अब इस पर ये दो बातें हुई। एक तो ये कि जो फ्रांस के सदर हैं, उनका एक इंटरव्यू आया जो मौजूदा, उन्होंने कहा जी ये आपने कोई कीमत जो है वो उसको खुफिया रखा है क्या, कीमत नहीं बताई जा सकती। उन्होंने कहा नहीं, ये तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि जिस चीज को वो बताना चाहे बताए, और जिसको नहीं बताना चाहती ना बताए। लेकिन जो साबिक सदर है ना ओलांदे फ्रांस के, उन्होंने ये बात कही जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो आपकी जो प्राइवेट कंपनी, ये जो रिलायंस कहां से आ गई इस डील में, और सरकारी कंपनी को इंडिया से क्यों निकाल दिया? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई ये तो उस कंपनी के ऊपर मुनहसर है, वो जिससे चाहे डील करके इन्वेस्ट करे। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने ये हमें कहा था, और उसकी वजह से ये डील जो है ये प्राइवेट पार्टी के साथ हुई है। उनका जी कोई ऑप्शन मोदी सरकार ने बाकी नहीं छोड़ी थी मां सिवाय रिलायंस के, अब जो हुआ है किसी के साथ डील उस पर बड़ा हंगामा हो गया। वो इनका इंटरव्यू जो है वो अखबारों ने छापने से इनकार किया कहीं, क्योंकि उनके अपनी बिजनेस मफादात को नुकसान पहुंच रहा था। वो एक वेबसाइट पे वो आया, और फिर वो अभी वो उस पर डटे हुए हैं। अब उनके उस नुक्ते को लेके राहुल गांधी खड़े हुए हैं, और वो क्या उनका दुर्गत बना रहे हैं, और मोदी को बनाना चाहते हैं, अब पिताजी का बदला लेना चाहते हैं गोया। नहीं, वो कांग्रेस को तो एक नई एनर्जी मिली है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट बिजनेस जो है, कंपनी जो है, इससे डील क्यों हुई? एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि कीमत क्या तय पाई, वो दोनों चीजें जो हैं अब ये मौजूद बहस बनी हुई है, और मोदी सरकार जो है उस वक्त जिद हो रही है। नहीं, बहुत ठीक ठाक। और इसीलिए हत्ता के जो इंडिया में सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड बन रहे हैं वो ये हैं कि जी मेरा वजीर आजम चोर है। अच्छा, अब हुआ ये, अब तो राहुल ने खुद जलसे में खड़े होकर कहा ना, अब हुआ क्या? अब जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, अब अमित शाह जो है वो ये कहते हैं, सदर है बीजेपी के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और राहुल गांधी एक होकर हमला आवर हैं मोदी जी पर। अब इस जुमले से आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार पाकिस्तान को डील कर रही है। और अब मोदी जी का जो, और मुबस्सरीन कहते हैं कि जो गुस्सा आ रहा है और ये डाइवर्जन हो रही है कि वो से अंदर के जो हालात हैं उसको खारजी मामलात में ला दिया जाए। जो वो इतना बड़ा जो स्कैम है ना, उसको ढांपना चाह रहे हैं पाकिस्तान दुश्मनी के जरिए, ताकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़ेर बहस आ जाएं, और वो मामला जो है जरा हल्का पड़ जाए। ये मुबस्सरीन का कहना है। आप देखें ना, खान साहब ने खत लिखा और उनका शुक्रिया अदा किया मुबारकबाद पे, और साथ पेशकश की कि आए मिल बैठते हैं और वज़ीर ख़ारजा को मिल बैठना चाहिए जनरल असम्बली के इजलास में। उस पर पहले जो मौक़िफ़ आया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, उनका जी बिल्कुल इस पर इत्तफाक हो गया। बाद में बात तो ऐसे मालूम हो रहा था कि बड़े मुस्कुराते हुए एक तरफ देखा जा रहा है। उनको बल्ला भी तो आया था ना, यानी हाई कमिश्नर जो है लेके आए, वो बल्ला जो था जिस पे दस्तखत है टीम के, यानी मालूम होता था कि दोनों तरफ से फूलों का मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग ताने दे रहे थे कि हुजूर नारे तो लगाते थे मोदी का जो यार है गद्दार है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, बिल्कुल। अब बताइए आप कहां हैं? लेकिन अचानक ये मालूम हुआ, और फिर ये भी कहा गया वहां से इंडिया से कि ये जो वानी के, आप देखना ये भारतीय दफ्तर का रवेश कुमार ने ये कहा था कि जी हालिया वाक़यात ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी तरह के मुज़ाकरात बेमानी। उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया दो चीजें, एक तो बुरहान वानी के नाम से जो टिकट जारी हुए, अगरचे के यहाँ ये बयान किया जाता है कि वो टिकट मौजूदा हुकूमत ने जारी नहीं की, पुरानी बात, इमरान खान साहब ने जारी नहीं किए। वो तो पुरानी हुकूमत जो थी वो जारी करने का फैसला कर गई थी, तो इनका उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर कोई तलाश करे इंडिया। 24 जुलाई का मामला ये तो। हाँ जी,
वो भी इनके सर पे लगा दिया, और वहाँ जो मकबूजा कश्मीर में वो भारतीय फौजों पे जो हमला है वो भी उनके सर लगा दिया। ये उन्होंने बयान दिया रवेश कुमार ने। तो अब उसके नतीजे में ये हुआ कि जो ट्वीट एक की ना हमारे वजीर आजम ने, उसमें बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, मेरा इस मामले पे एक गुजारिश है मेरी कि ये भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज का बयान नहीं था, ये नरेंद्र मोदी का बयान नहीं था, पाकिस्तान से ताल्लुकात के वजह से दोनों का बयान सच ऐसा नहीं है। ये रवेश कुमार जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के एक तर्जुमान है, हाँ। ये उनका बयान था, उसका जवाब दे रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बयान तो उनका जवाब तो ट्वीट तो बहुत अच्छा था, बड़ा हमने भी सराहा, लोगों ने उसकी पज़ीराई भी की, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि वज़ीर आज़म को जवाब देना चाहिए। देखिए बात ये है क्योंकि वज़ीर आज़म की मुशाबहत ट्रंप से हो रही है और अमेरिका में भी बात होती है। अब ट्रंप साहब यही काम करते हैं कि हर काम ट्वीट के जरिए करते हैं, तो इसलिए हमारे वज़ीर आज़म भाई ये काम करते हैं। देखिए असूली तौर पर तो फॉरेन ऑफिस से बयान जाना चाहिए। डॉक्टर फैसल थे ना, वो बयान जारी कर एक बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी आप कहें, देखिए जो अल्फाज थे, जो जब आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, लोग तो बहुत खुश होते हैं, पजीराई तो होती है, बगले बजाते हैं, लेकिन बगले बजा के काम नहीं होता। नहीं, उससे तो ये जो वजीर आजम के दर्जे पर तो एक बहुत एहतियात से बात होनी चाहिए। तो जो फप्ती कसी गई मोदी साहब पर, जो कुछ भी कहें आप, फप्ती तो बहुत उम्दा थी, इसमें कोई शक हो या ना हो, हम भी देखिए हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी जज्बात से खेल रहे हैं। बात वो वजीर आजम के दर्जे की नहीं है, और ये बड़ी एहतियात, ये कोई कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बयान जारी नहीं हो रहा था, देखिए ना कोई बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ हो रहा था, बैन अल-अक़वामी महाज जो है वो और तकाजा करता है। अब देखिए जैसे आप बताएंगे, इसकी पैरेलल मिसाल है कि बिपिन रावत जो आर्मी चीफ हैं, उनकी गिदड़ भपकी आई सामने, उसका जवाब किसने दिया? हमारे बाजवा साहब ने जवाब नहीं दिया। DGISPR जो इस काम के लिए हैं, आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भरपूर जवाब दिया, मामला वहीं का वहीं। नहीं, जवाब तो दिया, ऐसा दिया कि और इतनी खूबसूरती से बात की कि भाई हम अमन चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, देखिए ना, हम लेकिन अगर लड़ाई होगी तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा रास्ता अमन का रास्ता है, हम डरते नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन जवाब देंगे फिर अगर, लेकिन एक बड़े सलीके से एक बात कहती गई, तो ये बात है जो खारजा पॉलिसी का मामला है, हमें लड़ाई को आगे बढ़ाना और चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने, हमारा एक चेहरा है कि हम पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से अगर आग भड़काई जा रही है तो फिर उसके शोले उन्हीं को जाने चाहिए ना, हम अपनी तरफ क्यों उनको दावत दे के आ जाइए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ जिक्र करते हैं, ये जाली अकाउंट्स की कहानी है और सहाफ़ी सीरियल अलमाइडा का केस, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम मौजूद जाली बैंक अकाउंट्स का है। इसमें बताया जा रहा है कि 334 अफराद मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मुलव्विस हैं और ओमनी ग्रुप जिसका केस है, 47 कंपनियां इनके नाम हैं। आज JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। फैसल कमाल पाशा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनसे जान लेते हैं शामी साहब के मामला कहाँ तक पहुँचा है। फैसल कमाल, मुख्तसर बयान करें, ये मामला है क्या और कहाँ तक पहुँचा है JIT की रिपोर्ट की रोशनी में? ये जरदारी साहब के इर्द गिर्द जी, वो अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप के जो सरबराहान है। फैसल जी, इस मामले में आज बुनियादी तौर पे 2 इश्यूज जो हैं वो ज़ेर बहस आए। एक तो मामला था अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की सेहत के हवाले से कि जिस तरह से वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जेल जाने की बजाय, और चीफ जस्टिस साहब ने आज वाज़े तौर पे ये हुक्म जारी किया कि उनको वापस जेल में मुंतकिल किया जाए और जब उन्हें इलाज की ज़रूरत होगी तो उनका इलाज कराया जाए। जो दूसरा इशू था वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था, जिसमें जो JIT बनाई गई है उसके सरबरा एहसान सादिक जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि हम इस मामले पर पेशरफ्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 334 अफराद जो हैं उनका सुराग लगाया गया है कि जो इन जाली ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। ओमनी ग्रुप जो है उसकी 47 कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस जाली ट्रांजैक्शंस मुबैना तौर पर जिनके अकाउंट्स में हुई है जिन्होंने की, और 210 कंपनीज़ जो हैं टोटल वो इस सारे खेल में मुलव्वस हैं। एहसान सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर अभी पेशरफ्त कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ओमनी ग्रुप जो है इसकी कितनी शुगर मिल्स हैं। इस पे जो JIT के सरबराह थे उन्होंने बताया कि 16, और चीफ जस्टिस साहब ने इस पे काफ़ी ताज्जुब का इजहार भी किया। 16
इस मामले पे जो GIT है उसको डायरेक्शन है कि वो एवरी फोर्टनाइट यानी हर 15 दिन के बाद जो है वो अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने ये इस बात का भी इस्तफसार किया कि जो घोटकी शुगर मिल पे जो रेड किया गया था वहाँ से जो डाटा मिला है उसका एनालिसिस क्या हो गया है। तो GIT के जो सरबराह थे उन्होंने बताया कि जी हमने अभी हमें कुछ इंतज़ामी अमूर तय करना थे पहले सबसे जो हमने किए, और अभी हम इस मामले पर पेशरफ जो है वो जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले सबसे 29 अकाउंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, उसके बाद FIA ने मज़ीद 15 अकाउंट्स की निशानदेही की और अब 33 मज़ीद अकाउंट्स जो हैं वो GIT ने दरियाफ़्त किए हैं कि जिनमें मुबैना तौर पे ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि GIT सरबराह ने बताया कि हुकूमती ठेकेदार जो हैं वो इन अकाउंट्स में रकम जमा भी करवाते रहे और इनसे निकलवाते भी रहे। ठीक, अच्छा ये बताएंगे जाते जाते फैसल के ये जो अनवर मजीद अब्दुल गनी मजीद की जो ट्रीटमेंट का मामला है, इस पर कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि इनको आर्ज़ा क़लब लाहक नहीं है? कुछ उस रिपोर्ट की रोशनी में चीफ जस्टिस ने कहा कि वापस जेल भेजा जाए? जी, ये जो गुज़श्ता समात थी उस पे सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था इनकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको एसरटेन करने के लिए। आज अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के जो वकील थे शाहिद हामिद साहब, वो इस बात को प्रेस कर रहे थे कि अनवर मजीद जो हैं उनको दिल का आर्जा लाहक है, जबकि अब्दुल गनी मजीद जो हैं वो हेमोरॉइड के मरीज़ हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट्स देखने के बाद ये कहा कि रिपोर्ट्स में लिखा है कि ये नॉर्मल हैं और ये जो तकालीफ हैं ये इंसान के साथ जो हैं वो चलती रहती हैं। चीफ जस्टिस ने ये बताया कि ये क्या सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है ये कौन सा मनसब है? ये कोई सिविल ओहदा है या फौजी है? जी, ये एक सिविल ओहदा है और उनकी मैंने कहा जनरल का लफ्ज़ है ना, क्या फौजी होता आप है। अच्छा फैसल, मैं कहीं देख रहा था कि जहां इससे हटके जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली वाला मामला था वो भी गालिबन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, नजरसानी की दरख्वास्त में हो गया, फिक्स हो गया मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, ये भी समात के लिए मुकर्रर हुआ है, जुमेरात को इसकी समात होगी। जहांगीर तरीन ने अपनी जो डिसक्वालिफिकेशन थी या नाअहली थी उसको चैलेंज किया हुआ था, लेकिन ये समात के लिए अब जो है वो मुकर्रर हुई है। इसमें आप जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान जो थे उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था और जहांगीर तरीन जो थे उनको डिसक्वालीफाई किया गया था। तो हनीफ अब्बासी जो हैं उनकी भी एक दरख्वास्त है इस मामले में रिव्यू के लिए इमरान खान के खिलाफ, और जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने अपने मामले में रिव्यू जो है वो फाइल कर रखा है। जो हमारे हनीफ अब्बासी हैं बेचारे, वो तो नवाज शरीफ साहब की रिहाई की खुशी में अटक जेल में पहुंच गए, यानी वो उनको सुपरिटेंडेंट की इजाजत से वहां ड्यूटी में आए होंगे ना बेचारे, उनके गले में अटक गई। अच्छा, मैं एक और बड़ा अहम मामला है कि ये जो सीरियल मीडिया ये भी मुझे कुछ जुल्म नजर आता है। ये पता नहीं अब क्या है, अब तो देखेंगे क्या। ये सियासी हुकूमत को इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए। ठीक, अब ये देखिए कि जो 12 मई 2018 को सीरियल मीडिया पहले वो भी सुने कि जो जिन दो अफसर जो थे उन्होंने शिकायत की थी कि हमें सियासी दबाव डाला जा रहा है तकर्रियों के लिए, ट्रांसफर के लिए, उनको भी बड़ी डांट डपट की है इमरान खान साहब। ये भी सुनने में आया। हालांकि वो जो हमारे पहले जो सरकारी अफसर थे वो कौन थे हमारे, कहाँ पे, ये जो धरने के दौरान वो नेकोकार उस उनकी बड़ी पीठ थपकी थी उन्होंने। आफ्ताब चीमा साहब की भी पीठ थपकी थी, वो तो है, बड़ा अच्छा काम किया आपने। अच्छा सर, मेरे पास टाइम कम है, मौजू बड़ा। 12 मई 2018 को सीरियल अलमीडा ने एक इंटरव्यू छापा था अपने कॉलम की सूरत में नवाज शरीफ साहब का, जब वो जलसे जुलूस कर मुल्तान की एक जेलम की रैली थी, उस पर अजहर सदीक साहब पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट के, बगावत की दरखास्त हाई कोर्ट हुक्म दे। अब ये 8 अक्टूबर को तलब कर लिया नवाज शरीफ साहब को और सीरियल मीडिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और नाम ECL पर डालने का हुक्म। अब ये सारे काम हाई कोर्ट नहीं करने हैं, तो फिर बाद में इंसाफ कौन करेगा? पता नहीं है। तो यानी मुकदमा जब जाएगा वो भी तो अदालत में जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। तो अभी पहले तो इंतजामिया को दरखास्त दी थी ना कोई, मेरे इल्म में नहीं। अब तो इंतजामिया भी बदल गई है, तो इंतजामिया का काम है ना। अब तो केस लगा हो, बल्कि पुलिस तो आजाद हो चुकी है। अब 8 अक्टूबर को केस लगा, तो पुलिस के पास जाना चाहिए पहले
लगे इनको। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे अखबार नवीसों की भी शामत आ रही है, यानी उनके ऊपर भी मुकदमे इस तरीके से कायम होंगे। अब देखें ना, इस केस में जो भी फैसला आता है उससे तो मिसाल तो बन जाएगी। नहीं, जरा बड़ा अखबारी मुस्बत या मनफी जो भी, ये नहीं देखिए, अभी तो फिर मामला होगा, फिर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा फैसला आया तो फिर आगे अपील होगी, देखते हैं। चले बहरहाल जी, इसी के साथ आज तो तवक्को को रखे कि ऐसा आएगा। नहीं, ठीक है, रखनी चाहिए, हमें इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए। एक ब्रेक, प्रोग्राम खत्म होता है, ब्रेक का वक्त खत्म हो चुका, प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है यहाँ पर आज के लिए। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।